जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाएं किसी भी वक्त हो सकती हैं, चाहे वो यूपीएसआई की हो चाहे रेलवे के हो। तो परीक्षाओं का मान के चलिए दिसंबर या जनवरी, दिसंबर लास्ट और जनवरी कभी भी हो सकती है। तो अब हम लोग को तैयारी कुछ इस प्रकार करनी है कि मेरा कोई भी एग्ज़ाम हो वो हमारे लिए 30 से 35 दिन का ही समय बचा हुआ है। इसलिए अब डेली एक प्रैक्टिस सेट भी लगाया जाएगा और टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस की जाएगी। आप अपने आप से भी कोई भी टेस्ट अपने आप से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, किसी का भी हो, ऑफलाइन ऑनलाइन। लेकिन उस दौरान आप कोई कार्य ना करें जब तक पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म ना हो जाए, तब तक आप कहीं जाइए मत। समझ रहे हैं ना? बीच में ऐसा होता है कि आप आधा लगाएंगे फिर उठ के कहीं और जाएंगे, फिर आधा लगाएंगे फिर उठकर कहीं और जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन ना है। आप जो भी कर रहे हैं जब तक वो प्रैक्टिस सेट समाप्त ना हो जाए तब तक आप वहाँ से उठे नहीं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो अगर आप गौर से क्वेश्चन पढ़ें तो ये क्वेश्चन प्रस्तावना का है। उक्त शब्द मतलब जो ऊपर शब्द दिए गए हैं, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष। तो ये जो शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द जो आपके हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये 1950 के समय नहीं थे। ये शब्द जो है 1950 के समय नहीं थे। इन शब्दों को जोड़ा गया था। अगर इन शब्दों की हम बात करें तो इन्हें जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे भाई? 3। 2 आपको दिख ही रहे हैं, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष। एक शब्द था अखंडता। कौन सा शब्द था? अखंडता। तो 3 शब्द हमारे जोड़े गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द आपके हैं, ये शब्द जो है वो प्रस्तावना के प्रथम पैरा में है। किस पैरा में है? प्रथम पैरा। ठीक है, क्योंकि इस समय एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है। आज से पूछ सकता था यूपी ट्रिपल-एससी कि गांधी जी ने लंगोटा कब पहना है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि समाजवाद धर्मनिरपेक्ष किस पैरा में जोड़े गए? तो प्रथम पैरा में जोड़े गए। और एक तीसरा शब्द जो आपका अखंडता है, तीसरा शब्द जो आपका अखंडता था, ये शब्द जो है ये पैरा 6 में जोड़ा गया। कौन से पैरा में जोड़ा गया? 6 पैरा में। क्लियर है भाई? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 1950 के समय नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। और समाजवाद पंथ निरपेक्ष को प्रथम पैरा में, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को प्रथम पैरा में और अखंडता को छठे पैरा में जोड़ा गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है? आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है। तीसरा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में क्या है? प्रत्याभूत है। क्लियर है? अगला देखो। अगला, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? पहला है भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।
तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता है अखंडता। कौन सा शब्द नहीं है? अखंडता। इसे कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब समय नहीं है, जल्दी से हमें क्वेश्चन को कवर करना है। डेली हम 50 क्वेश्चन लगाते ही रहने, जिससे हमारा रिवीजन भी तेजी से होता रहे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण। उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण। ठीक है, बाकी समाजवादी भी है, समाजवादी लिखा हुआ है, समाजवादी भी है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष भी है और प्रभुता संपन्न भी है। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसमें आपका आंसर है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग एसआर, मुंबई बनाम भारत संघ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसआर, मुंबई बनाम भारत संघ, इससे भी इसको जाना जाता है। भारत संघ 1994, भारत संघ 1994, इससे भी जाना जाता है। इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि इस वाद में पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। इसी में पंथ निरपेक्ष को, किसको? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। ठीक है, किसमें? एसआर, मुंबई बनाम भारत संघ 1994। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पंथ निरपेक्ष को किस वाद के तहत आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया जिसके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम होता है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो ऐसा कहाँ पे है? पहले ऑप्शन में तो है नहीं, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं, चौथे में सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। इसी में तो है ना धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं? तो अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के क्या हैं? न्याय हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार के न्याय हैं। देखो न्याय कौन से हैं 3 प्रकार के आपके? तो पहला है आपका सामाजिक, पहला है सामाजिक, दूसरा है राजनीतिक और तीसरा है आर्थिक। ठीक, अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूं तो स्वतंत्रताएं हैं 5। स्वतंत्रताएं कितनी है? 5। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, विश्वास, धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपके पास है। कि तो आप आंसर आप बता सकते हैं भाई। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, और स्वतंत्रता हमारे पास कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें एक लिखा हुआ है आर्थिक। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको विचार की भी स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता है, और विश्वास की भी स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। आर्थिक क्या है? आर्थिक न्याय है। ठीक है, आर्थिक क्या है? न्याय है। बात समझ गए? चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। शब्द सम्मिलित नहीं थे तो देखो, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष एक ही चीज है। तो ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1, 2, 3। क्लियर है? कोई दिक्कत है भैया? अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। यानी कहाँ से प्रभावित हुए हैं? तो भाई ये प्रभावित हुए थे आयरिश यानी आयरलैंड के गणतंत्र से। कहाँ से प्रभावित हुए थे? आयरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो है वो भारत की देन है। किसकी देन है भाई? भारत की। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी हम लोग ले लेते हैं। शून्यकाल आखिर होता क्या है? जो शून्यकाल है ये ठीक प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। ठीक है, जो शून्यकाल हमारा है ये किसके बाद शुरू होता है? प्रश्नकाल के बाद। ठीक, प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। और प्रश्नकाल के बाद जब शुरू होता है तो भाई इसका समय क्या होता है? ये 12 बजे शुरू होता है। कितने बजे? दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे जो होता है ये शून्यकाल शुरू होता है। क्लियर है? और इसकी जो शुरुआत है वो भारतीय संसद में 1962 में पहली बार हुई थी। इसकी शुरुआत जो भारतीय संसद में है 1962 में हुई थी। क्लियर है? भारतीय संसद में कब से हुई भाई? 1962। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जो शून्यकाल है इसमें संसद सदस्य जो हैं वो बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दे उठाने के लिए संसद इनको अवसर देती है कि आप लोक महत्व के जितने जो भी मुद्दे हैं जो लोकहित में हैं उनको आप शून्यकाल के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के आप संसद में उठा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लोकहित मुद्दे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से हुआ? देखो, शून्यकाल में आप लोकहित मुद्दों की ही चर्चा करते हैं। तो अब आपसे कह रहा है लोकहित मुद्दे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो इसका प्रारंभ जो हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। आज अभी हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम देखें कहाँ के संविधान से क्या चीज़ हमने ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है? तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये कहाँ से है? अमेरिका से है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो कहाँ से है? अमेरिका से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? ये कथन है हमारे B.R. अम्बेडकर जी का। किसका है? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी का। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली
अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। कौन सा भाई? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा कहाँ से है? यूएसए से। न्यायिक समीक्षा किधर से? यूएसए से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं है? आपसे पूछ रहा पंचशील सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन होगा गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता। कुछ लोग के मन में आएगा पंचशील सिद्धांत आखिर है क्या? देखो, पंचशील सिद्धांत जो है ये चीन की विदेशी नीति थी। किसकी विदेशी नीति थी? चीन की। ये जो आपका पंचशील सिद्धांत है, पंचशील, तो यहीं पे आप ध्यान रखना चीन। तो पंचशील सिद्धांत जो है वो चीन की विदेशी नीति। ठीक है, चीन की कैसी नीति है? विदेशी नीति। क्लियर है? ये अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये कहा था हमारे केसी वेयर ने। किसने कहा था? केसी वेयर ने। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो भाई साहब 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे। कितने थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे उस समय। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। संघ मतलब संघ राज्यों का प्रशासन कहाँ से होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो स्वरूप में आया था 1 नवंबर 2000। कब आया है? 1 नवंबर 2000। ठीक है। अब नवंबर में ही गठित कुछ राज्य और हम लोग देख लेते हैं जो नवंबर में ही बने थे। तो देखिए, 1 नवंबर को हमारा क्या आया? छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो गया ये। क्लियर है? 9 नवंबर 2000 को हमारा आया था उत्तराखंड, यूके। क्लियर? और एक डेट है 15 नवंबर। कौन सी? 15 नवंबर 2000। इस समय हमारा आया था झारखंड। ठीक, कौन सा आया था? झारखंड। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें नहीं थे भाई? संसद में। किसमें नहीं थे? संसद में। क्लियर? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत जो है वो राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है, ना कि समूह। भारत राज्यों का क्या है? संघ। बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका मेन पर्पज इस प्रैक्टिस सेट का है कि आप अपने आप की तैयारी देख लें कितना आपको तैयार है। इसलिए 50-50 क्वेश्चन हर टॉपिक के आप करेंगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पॉलिटी इसी तरह हम लोग ज्योग्राफी तैयार कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी से क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? ध्यान रखना, आपसे आर्टिकल नहीं पूछा है, आपसे अनुसूची पूछा है। इसमें गलतियां बहुत हो जाती हैं, बहुत सारे लोग लगा देंगे तीसरी, क्योंकि तीसरे आर्टिकल में तो नए राज्यों का सृजन किया जाता है। तो हमें राज्यों का सृजन तो आर्टिकल नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या? अनुसूची। तो आंसर कौन सा होगा? प्रथम, क्योंकि पहली अनुसूची में कहा है ना भारत राज्यों का संघ है। तो अगर आप नए राज्य बनाएंगे तो किसमें संशोधन होगा? प्रथम अनुसूची में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन है आपका भारत संघ नहीं है। दूसरा है किसी भी राज्य मतलब कारण, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। देखो, संघ नहीं है ये तो गलत है, क्योंकि पहले ही आपको पता है जो भारत है वो एक संघ है, और ये क्षेत्र सीमा, राज्य के नाम परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, ये सब किसके प्राप्त है? संसद को ही तो ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है। ये शक्तियाँ किसको प्राप्त है? संसद को। तो हमारा आर सही है, लेकिन ए क्या है? गलत है। तो आंसर कौन सही हो जाएगा? डी वाला। अगला देखिए, अगला की भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में। कब की गई थी? 1953 में। बात समझ में आ गई?
अच्छा, 1953 में ये जब किया गया, 1953 में जब ये किया गया था, उस दौरान 1953 में जब किया गया तो उस दौरान क्या था कि भाषी आधार पर जो मांग थी वो बहुत पहले से चलती आ रही थी। भाषी आधार पर राज्यों गठन की जो मांग है वो बहुत पहले से चलती आ रही थी। अगर आपको ध्यान हो तो एक कमीशन आया था, धर आयोग, एक कमीशन आपका आया था, पहला जो था वो था धर आयोग, ठीक है। और ये धर आयोग जो आया था, धर आयोग आया था 1948 में। कब आया था? 1948 में। क्लियर? इसी को दर कमीशन भी कहते हैं, ठीक। जिसके इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो एस.के. दर थे। कौन थे? एस.के. दर, इसीलिए इसको दर कमीशन भी कहा जाता था। और ये आयोग हमारा 4 सदस्यीय था। कैसा था भाई? 4 सदस्यीय, 4 सदस्यीय आयोग था। और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन होना चाहिए, इसका विरोध किया था। इस आयोग ने भाषा के आधार पर जो राज्य पुनर्गठन की मांग हो रही थी उसका इसने क्या किया था? विरोध किया था। बात समझ रहे? और ये आयोग अच्छा रिपोर्ट कब दिया था? तो इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, इस आयोग ने, इसने रिपोर्ट दी थी 10 दिसंबर 1948 को। कब दी थी? 10 दिसंबर 1948 को। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसने भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग पहले से चल रही थी उसका इसने विरोध किया था। इसके बाद ये मांग लगातार बढ़ती रही, जनता इस पे मांग करती रही। तो इसी क्रम में फिर से एक आयोग बना। जो हमारा आयोग बना था वो आयोग आपका था जेवीपी। कौन सा था? जेवीपी समिति। इसलिए जेवीपी समिति आप समझ ही गए होंगे, नाम से ही पता चल गया होगा। ये आई थी 1948 और 1949 के लिए, ठीक है। इसमें आप नाम समझ ही गए होंगे। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है। और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसने रिपोर्ट दी थी आपको 1 अप्रैल 1949 को। कब दी थी? 1 अप्रैल 1949। क्लियर है? इसने भी सेम धर आयोग का सपोर्ट किया और इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। इसी बीच में आंध्र प्रदेश में ये मांग बहुत तेजी से चल रही थी, वहां धरना प्रदर्शन होने लगे, भूख हड़ताल होने लगी। इसी भूख हड़ताल के दौरान एक बहुत चर्चित नाम है, आपने सुना होगा, पट्टू श्री रामल्लू। बहुत चर्चित नाम था, पट्टू श्री रामल्लू। पट्टू श्री रामल्लू जो थे, इनकी मृत्यु हो जाती है अनशन के दौरान। मृत्यु इनकी होती कब है? 15 दिसंबर 1952। 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान इनकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। और इसमें फिर इतना आक्रोश फैल जाता है, तो इसी के लिए, इस आक्रोश को शांत करने के लिए 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। इनके मरने के बाद जो आक्रोश उत्पन्न होता है उसको शांत करने के लिए 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। किसका भाई? आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन जाता है, भाषा के आधार पर। क्लियर है? तो इतनी चीजें आप इसमें अभी ध्यान रखिए कि जो भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग आया, तो उससे पहले 2 आयोग और आ चुके थे। धर आयोग 1948, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर, ये 4 सदस्यीय था। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को इसने लेकिन ये कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, यानी इसने विरोध किया था। उसी के जस्ट बाद जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया, इन लोगों की एक समिति आई। ये समिति 1948 1949 के दौरान आई। इस समिति ने जो था
धर आयोग की जांच की, धर आयोग की जांच के लिए बनाई गई और यह समिति धर आयोग के ही साथ रही, यानी इसने भी भाषा के आधार पर राज्य गठन का विरोध किया। अब मांग इतनी तेज थी कि कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने अनशन करना शुरू कर दिया। इस अनशन के दौरान पट्टू श्री रामल्लू 15 दिसंबर 1952 को मर गए या इनकी मृत्यु हो गई, जिससे लोगों में और आक्रोश फैल गया और उस आक्रोश को शांत करने के लिए भाषा के आधार पर सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। क्लियर है? और इसी गठन के बाद हर जगह से अलग अलग मांगे और होने लगी। भाई एक जगह आप बना देंगे तो मांगे क्या होंगी, बढ़ने लगेंगी। तो उसके लिए फिर फजल अली आयोग 1953, फजल अली आयोग 1953-55 का गठन किया गया। इस आयोग में फजल अली, के.एम. पडिक्कर, हृदयलाल कुंजरू, कितने लोग थे? 3 लोग, फजल अली, के.एम. पडिक्कर, हृदयलाल कुंजरू। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सहमति दी, पर राज्य को एक भाषा और एक राज्य की अनुमति नहीं। ठीक है, तो अभी हम उसको आगे देख लेंगे। यहाँ पे इनकी उपाधि ध्यान रखिएगा कि पट्टाभ श्री रामल्लू को एक उपाधि दी गई थी, इनको कहा गया था अमरजीवी। कौन सी उपाधि दी गई थी? अमरजीवी। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो ये तो संसद को है। किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। ठीक है, इसी 1956 में ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। क्योंकि संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला, आंध्र प्रदेश एक भाषी राज्य के रूप में कब गठित हुआ? 1953 में। अच्छा, मरे कौन थे? याद करिए, कौन मरा था? रामल्लू। कौन मरे थे? रामल्लू। इन्हें उपाधि कौन सी दी गई थी? अमरजीवी। सिक्किम भारत का एक सहराज्य कब बना? 35वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा बना? 35वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट, अगला, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होती है त्यागने पर, सही है, पर्यावसन करने पर, पर्यावसन मतलब बाहर रहने पर, या वंचित किए जाने पर। तो तीनों प्रकार से इनकी नागरिकता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसमें किया गया उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्वों में। कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद जो है ये मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, जो आपका कावेरी जल विवाद है ये मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। लेकिन इसके साथ इसी में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें साथ ही साथ पांडिचेरी और केरल भी है। मुख्य रूप से पूछे तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो पांडिचेरी और केरल के बीच। ठीक है, तो इसमें देखो निष्कर्ष क्या निकला। कभी क्वेश्चन अगर आ जाए तो कावेरी जल विवाद कितने राज्यों में है? तो 3 राज्यों के मध्य। कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? 3, और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा।
कि कावेरी जल विवाद जो है 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मध्य है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो, ये विवाद है क्यों? क्योंकि कावेरी नदी का जो बेसिन है इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। यानी कावेरी नदी का जो बेसिन है वो इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। क्लियर है? आगे देखो, अगला है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो कहाँ से पारित होना अनिवार्य है भाई? संसद में साधारण बहुमत से। संसद में साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। साधारण बहुमत मतलब संसद में उपस्थित या मतदान करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उसमें 50% से अधिक अगर उसके समर्थन में है तो बहुमत पारित हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ठीक है, चलिए कुछ वाद हैं प्रस्तावना से संबंधित जिनको हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक, समझ लिया जाए तो चलिए देखिए, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन से प्रमुख हैं। जब हम प्रस्तावना से संबंधित वाद पढ़ेंगे तो पहला आप ध्यान रखिएगा, पहला आपका है ए के गोपालन। 4-5 हैं, इन्हीं को आप ध्यान रखिएगा। ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। ठीक है, इसमें देखिए बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आया किसमें माना गया किसमें नहीं माना गया तो ये हमको पता होना चाहिए। आया कब था? 1950 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, निर्णय किसने दिया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने। और उसने कहा प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, इसने कह दिया जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक, ये पहला वाद था आपका, अंग नहीं है। दूसरा जो आपका था, दूसरा था आपका मदन गोपाल। कौन थे भाई? मदन गोपाल। दूसरे आपके थे मदन गोपाल वर्सेस भारत संघ। ये कब आया था? ये आपका आया था 1957 में। 1957 में इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम वही बात कही जो ऊपर कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सेम यही बात कह दी, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तीसरा आपका आया बेरूबारी। इसको आप पढ़े होंगे, बेरूबारी। कौन सा आया? बेरूबारी यूनियन। इस बेरूबारी यूनियन कब आया भाई? 1960 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सेम वही रहा, यही जो ऊपर है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद आपका आया तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, गोलकनाथ। कौन सा है भाई? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ये था 1967 एकदम क्रम में है, 50, 57, 60, 67। ठीक है, इस समय जो इसमें न्यायाधीश थे, इसको याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उनको आप याद रखिएगा। यहाँ के जो न्यायाधीश थे, ठीक, कौन भैया? न्यायाधीश जो न्यायाधीश यहाँ के थे वो आपके थे हिदायतुल्ला। कौन था भाई? हिदायतुल्ला। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैं बोलूँगा उनको आप सुनते रहिएगा, हर चीज़ लिखनी जरूरी नहीं है। न्यायाधीश थे हिदायतुल्ला। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ थी।
कौन सी? दूसरी। इसमें 11 न्यायाधीश थे। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ थी और इसमें न्यायाधीश कितने थे? 11। और इसमें इस समय जो न्यायाधीश थे वो कौन से? हिदायतुल्ला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। यहाँ भी बात कही गई कि अंग नहीं है। साथ इसने ये भी कह दिया कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये भी कह दिया कि जो संसद है उसको प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार नहीं है। बात समझ गए? यानी कि प्रस्तावना जो है अभी तक किसी वाद में ये नहीं कहा कि संविधान का अंग है। आप 4 वाद देख चुके, A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, मदन गोपाल वर्सेस भारत संघ 1957, बेरूबारी 1960, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी न्यायखंड पीठ थी जिसमें 11 न्यायाधीश थी, उसने भी ये कह दिया कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, संशोधन का अधिकार भी इसमें संसद को नहीं है। क्लियर? इसके बाद आपका एक महत्वपूर्ण आता है, भारत की सबसे बड़ी जिसमें खंडपीठ थी 13 न्यायाधीशों की, वो था आपका केशवानंद बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ये कब आता है? ये आता है 1973। कब आता है? 1973। ठीक, ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ जिसमें 13 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 13। और इसने सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसने कहा जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। इसने कह दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, महत्वपूर्ण अंग है। बात समझ गए? 4 ऊपर की जो है उन्होंने कहा कि अंग नहीं है, लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया तो उसने कह दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद एक आया है SR मुंबई, जो पीछे आपको बता दिया गया है। SR मुंबई जो 1994 में आया था। इस समय जो न्यायाधीश थे वो रामास्वामी थे। इन्होंने भी कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो 2 आपके ऐसे हैं। चलो इसको भी लिख लीजिए, इसको भी छठवां वाला भी। छठवां कौन सा था? SR बॉम्बई। SR बॉम्बई वाद 1994। ठीक है, इसने क्या कहा? संविधान जो है, इसने क्या कहा? जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। जो आपकी प्रस्तावना है वो अंग है। ठीक है, क्लियर? यहां पे अगर न्यायाधीश याद रखना है तो यहां के न्यायाधीश कौन थे? रामास्वामी। कौन न्यायाधीश थे? रामास्वामी। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ऊपर के जो 4 हैं उसमें कहा गया कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन जो आपके लास्ट के 2 हैं उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो अगला है कि नए प्रदेश के सृजन एवं सीमा निर्धारण का अधिकार तो किसको होता है भाई? ये होता है संसद को। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये अभी पीछे ही आपको बताया गया था कि न्याय की व्यवस्था कितनी है? 3। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया? तो रूसी क्रांति से। कहाँ से लिया गया? रूसी क्रांति से। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था A.B. डाइस ने। किसने प्रतिपादित किया भाई? A.B. डाइस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? B ऑप्शन। क्लियर है?
ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहारिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना आर्टिकल 301। कौन सा है? आर्टिकल 301। अगला देखिए, अगला कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा 82 और 170। 82 और 170। नेक्स्ट देखिए, अगला भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता है? ये तो पता ही होगा, भाग 2 में। नागरिकता किसमें है? भाग 2 में। नेक्स्ट अगला कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? तो आर्टिकल 25। कौन सा भाई? आर्टिकल 25। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी? 1955। कब किए थे भाई? 1955 में। क्वेश्चन देखो, अगला है 1953 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली है ना, फजल अली। अगला देखिए, वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? कितने राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है? तो 10 राज्यों में। कितने राज्यों में? 10 राज्यों। ठीक, अगला देखो, अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? ये तो ऑप्शन एकदम आसान दे दिया, आप छांट सकते हैं। नागालैंड इसमें सही होगा, लेकिन अगर इस नागालैंड की जगह मणिपुर और मिजोरम होता, कौन सा होता? मणिपुर या फिर मिजोरम, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती थी। थोड़ी सी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता था। ठीक है, तो देखो, एक तो इसकी ट्रिक याद रखिए, 6ठी अनुसूची में एटीएम स्क्वायर है मेरे पास। ठीक, ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा। ए का मतलब क्या होता है? असम, और टी का मतलब त्रिपुरा। असम और त्रिपुरा 2 आपको मिल गए। अब बात आती एम स्क्वायर, इसमें 2 एम है। ठीक, एक होता है मेघालय, एक होता है मेघालय, दूसरा क्या होगा? इसमें थोड़ी दिक्कत होती। तो आप देख रहे हो जितने भी राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इधर आपको जनजातियां मिलेंगी। ठीक है, और अगर जनजातियां हैं तो उनके पास मणि तो होगी नहीं, क्योंकि मणि एक कीमती चीज है, तो मणि उनके पास नहीं होगी। तो मणि नहीं है तो क्या मिलेगा? मिजो। आपको थोड़ा सा लगेगा कि मिजो एक जनजातीय टाइप का है, तो ध्यान रखिएगा कि मणि नहीं है, हमारे पास मिजो है। ठीक है, तो एटीएम स्क्वायर से ध्यान रखेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं आता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में मणिपुर दे देता थोड़ा छांटने में दिक्कत होती है, तो मणिपुर जो है वो 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं। बात समझ गए ना? ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब समाप्त हो चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग इसी के आगे का टॉपिक लेके आएंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। इसी तरह हम लोग डेली अगर एक एक प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि चीज़ें जल्दी समाप्त हो जाएंगी और हमारा रिवीजन 20 से 25 दिन के अंदर हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस सेट कंबाइंड वाला डेली लगाते रहिए और देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। जिस टॉपिक में गलत हो रहे हैं उसको नोट डाउन करिए, फिर से रिवीजन करिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, फिर से कंबाइंड टेस्ट दीजिए। इससे आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। कॉन्फिडेंस आप मजबूत रखिए, मेन चीज़ कॉन्फिडेंस है। अगर आप कॉन्फिडेंस डाउन कर दिए तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। कभी कभी आप टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा कि आपके नंबर बहुत कम हो गए, तो आपको घबराना नहीं है। कंटिन्यू आप देते रहिए, ग्रोथ ऑटोमेटिक होती रहेगी। जीत आज भी कछुए की ही होती है दोस्त।
जो लगातार लगा है वो जीतेगा। ये नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ा, अब चलो आज रेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है कि महीने में 2-3 दिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप तैयारी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप जो महीने में 15 दिन पढ़ रहे हैं, 15 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आप बहुत पीछे हैं। तो आज हम लोग यहीं तक, बाकी की क्लास में हम लोग कल फिर से कुछ नए क्वेश्चन एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।